हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब सेफली अपना ध्यान रख रहे हैं। पेपर एग्जाम्स जो है आने वाले हैं एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एंड आई नो कि मेरे भी वीडियोस में इस बार बहुत लंबा गैप हो गया है, बट अब नहीं होगा। एग्जाम्स तक कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ पोस्ट मिलता रहेगा ताकि आपको ईजी हो ऑडिट को रिवाइज करने के लिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स हमारे एग्जाम से बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, बहुत क्वेश्चन उससे आते हैं, 15 to 20 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उस टॉपिक को भी मैं कवर कर लेती हूँ। अभी तक मैं स्टैंडर्ड्स में ही चल रही थी, आगे और स्टैंडर्ड्स भी मैं पोस्ट करूँगी, बट मैंने सोचा बीच में एक किसी का रिक्वेस्ट भी आया था कि मैं प्रोफेशनल एथिक्स पे कोई वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी बीच में थोड़ा कवर कर देते हैं बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट वीडियो में आज मैं उठाने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन जिनसे क्वेश्चंस आते हैं शेड्यूल्स के अलावा। जो हमारे शेड्यूल हैं, सेक्शंस हैं, क्लॉजेज हैं, उनके अलावा भी कुछ सेक्शन हैं इम्पोर्टेंट सीए एक्ट के जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं उनको कवर करने वाली हूँ, फिर मैं शेड्यूल्स भी कवर करूँगी। तो अगर एक ही आप लोग चाहेंगे कि मैं एक ही वीडियो में सारा शेड्यूल कर दूँ दोनों, तो मैं दोनों एक ही में कर दूंगी, या मैं दोनों को अलग अलग भी करने का सोच रही हूँ कि एक फर्स्ट शेड्यूल की बना देंगे या एक सेकंड शेड्यूल की कर देंगे ताकि आपको भी रिवाइज करने को आसानी हो। तो पर्टिकुलरली आपसे फिर उसी सेक्शन को खोल के देख सकते हैं, इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है सीए एक्ट 1949 के। तो सबसे पहला सेक्शन जो है उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ूंगी एंड फिर उसको सिंप्लीफाई करूंगी बिकॉज आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में बुकिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम्स में, आपको एज इट इज़ ही लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सेज अ मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विद सीए इन प्रैक्टिस। तो जो सीए है उसको हम सीए इन प्रैक्टिस तब मानेंगे जब वो या तो खुद की प्रैक्टिस कर रहा है या वो किसी और सीए इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप में है। फिर जो है कुछ जो काउंसिल होता है इंस्टीट्यूट का वो कुछ सर्विसेज डिफाइन करता है, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रोवाइड की है वहाँ काउंसिल ने कि सीए जो है इन प्रैक्टिस के अलावा कुछ इन सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसा ही एक सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 जो रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले ही अप्रूव हुआ है, जिसमें सीए इन प्रैक्टिस कैन रेंडर द एंटायर रेंज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। पहले कंसल्टेंसी सर्विसेज मना थी कि सीए नहीं दे सकता, बट कुछ टाइम पहले उन्होंने ये काउंसिल ने ये परमिट कर दिया है। तो यस, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज ये कुछ टाइम पहले ही इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए पर्टिकुलरली इसको ध्यान देना है। और ये भी इसमें भी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की है, सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं दे सकता, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। तो व्हाट इज दैट? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में क्या क्या जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकता है सीए इन प्रैक्टिस। इंक्लूड्स फर्स्ट पॉइंट पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब वो किसी को भी इंटरव्यू करके एंड हायर कर सकता है, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को कर सकता है। एक्टिंग एज एडवाइजर और कंसल्टेंट इन फॉलोइंग मैटर्स। फर्स्ट जिसमें है ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज विद स्टॉक एक्सचेंज आरओसी एंड सेबी, प्रिपरेशन ऑफ पब्लिसिटी बजट, एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ वेरियस एजेंसीज कनेक्टेड विद इशू एंड एटसेट्रा। ओके, तो ये कुछ एग्जॉस्टिव लिस्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की जो सीए प्रोवाइड कर सकता है। पहला इसमें हमने पढ़ा ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी प्रोस्पेक्टस अपना बनाती है उसको ड्राफ्ट करने में भी सीए हेल्प कर सकता है, एडवाइस कर सकता है चीज़ें। कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एंड आरओसी, तो जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें सीए हेल्प कर सकता है। प्रिपरेशन ऑफ पब्लिसिटी बजट, एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ वेरियस एजेंसीज, ये सब चीज़ें हैं जो सीए प्रोवाइड कर सकता है एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। It is however specifically stated that CAs in practice are not permitted to undertake the activities of brokering, underwriting and portfolio management services. ये 3 स्पेसिफिकली सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है इस कंसल्टेंसी सर्विस से, जो सीए प्रोवाइड नहीं कर सकता है
फर्स्ट इज ब्रोकरिंग, सेकेंड इज अंडरराइटिंग एंड थर्ड इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज इस पे कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी सर्विस सीए प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए ये 3 सर्विसेज तो आपको याद ही करना है कि आप बैठा होना चाहिए आपकी जुबान पे कि हाँ ये 3 सर्विसेज सीए प्रोवाइड नहीं कर सकता कंसल्टेंसी में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड ब्रोकरिंग। ये 3 चीजें वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो गाइस दैट वाज सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि नो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस अनलेस ही हैज ऑब्टेन्ड सीओपी फ्रॉम काउंसिल। कोई भी सीए जो है वो प्रैक्टिस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता है जो काउंसिल प्रोवाइड करती है। वंस सीओपी इज ऑब्टेन्ड तो उसको सीए एक्ट 1949 के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, मैंडेटरी है। उसके बाद है कि इफ अ मेंबर ऑफ आईसीआई कैन हैव नो अदर कैपेसिटी इन विच ही कैन टेक अप सच प्रैक्टिस। तो सीए जो है सीओपी लेने के बाद किसी और कैपेसिटी में काम नहीं कर सकता। तो जैसे सपोजिटली सीए जो है एडवोकेट भी है, उसने एलएलबी भी किया है, तो वो जो है एडवोकेट की कैपेसिटी में काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो वो एज ए सीए ही काम करेगा। तो दिस इज सेक्शन 6। नेक्स्ट इज सेक्शन 7। सेक्शन 7 में हमें ये बताया गया है कि जो डेजिग्नेशन सीए है उसके अलावा कोई और डेजिग्नेशन वो अपने नाम के आगे नहीं यूज कर सकता, सीए ही यूज होगा। ना तो उसके साथ ना उसके सब्स्टिट्यूट में कभी भी वो कोई और डेजिग्नेशन को यूज कर सकता है। एवरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल यूज द डेजिग्नेशन ऑफ अ सीए, नो अदर डेजिग्नेशन शुड बी यूज्ड वेदर इन एडिशन और इन सब्स्टिट्यूशन। ना तो उसके सीए के साथ कोई और डेजिग्नेशन लगाएगा, ना उसके सब्स्टिट्यूट करके कोई और डेजिग्नेशन यूज की जाएगी। ओके, दैट इज सेक्शन 7। नाउ सेक्शन 27 जिसमें हमें बताया गया है ऑफिस के बारे में। जो भी प्रैक्टिसिंग ऑफिस होता है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं सीए के लिए जो काउंसिल ने प्रोवाइड किए हैं। ऐसे ही बस वो नहीं कर सकता है, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ऑफिस क्या होता है? तो अ प्लेस वेयर अ नेम बोर्ड इज फिक्स्ड और वेयर सच प्लेस इज मेंशन्ड इन द लेटरहेड और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। कोई ऐसी जगह जहाँ पे उसने अपना फर्म का या अपना नाम लगाया हुआ है जहाँ पे वो काम करता है, और या फिर वो अपने लेटर हेड पे उस जगह का एड्रेस का नाम देता है, दैट इज एन ऑफिस। नेक्स्ट है यूज ऑफ नेम बोर्ड एट रेसिडेंस। तो रेसिडेंस पे वो जो है अपना पर्सनल नाम यूज कर सकता है कि सपोज सीए दिस, अपना पर्सनल नाम एज अ सीए वो यूज कर सकता है, बट वो अपने रेसिडेंस पे अपने फर्म का नाम नहीं लगा सकता है। फर्म का नेम बोर्ड नहीं लगेगा उसके रेसिडेंस पे। Name board can be put in place of residence of member provided it is a name board of individual member and not of firm. Okay. Next है requirement of separate in charge. तो suppose अगर एक ही सीए के 2 ऑफिस हैं, एक से ज़्यादा ऑफिस हैं, मतलब 2 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, तो हर ऑफिस के लिए एक सेपरेट इंचार्ज होता है विद इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन इंडिया। अगर एक सीए के विद इन इंडिया एक से ज्यादा ऑफिसेज हैं तो उसके लिए हर उसको सेपरेट इंचार्ज होगा, और वो सेपरेट इंचार्ज भी जो होगा वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ही होना चाहिए, यानी कि वो सीए ही होना चाहिए। बट इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि कहाँ पे हमें सेपरेट इंचार्ज की जरूरत नहीं है, वो एक ही सिंगल सीए काम कर सकता है अपने एक से ज्यादा ऑफिस में। सबसे पहला एग्जाम्पशन है उसमें, टेम्पररी ऑफिस इन प्लेन्स मे बी ओपनड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months इन विंटर सीजन। जैसे किसी सीए का ऑफिस कहीं हिली एरिया पे है, तो विंटर सीजन में उसको लैंडस्लाइड या उस सब का डर है, तो इसीलिए वो प्लेन एरिया पे अपना ऑफिस, एक टेम्पररी ऑफिस खोल सकता है जहाँ पे वही ही इंचार्ज रहेगा, उसको कोई नया एक्स्ट्रा इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है। तो उसमें भी टाइम लिमिट दी हुई है, मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 3 months इन विंटर सीजन। तो उसको वो वहाँ पे अपना टेम्पररी ऑफिस खोल सकता है। उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है कि जो ऑफिस खोलेगा वहाँ पे वो अपना नेम बोर्ड फर्म का डिस्प्ले कर सकता है ओनली फॉर दोज 3 months। फिर है टेम्पररी ऑफिस शुड नॉट बी मेंशन्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। वो जो टेम्पररी ऑफिस है उसका एड्रेस जो है उसके डॉक्यूमेंट्स पे, लेटर हेड पे कहीं पे भी उसका मेंशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रेगुलर ऑफिस नीड नॉट टू बी क्लोज। जो हमारा रेगुलर ऑफिस है, जो हमारा हिली एरिया पे ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। एंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एवरी विंटर सीजन जो है सीए
इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करेगा कि वो अपना टेम्पररी ऑफिस को ओपन करने वाला है 3 महीने के लिए फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। ये सब चीजें वो मेंशन करेगा, तभी वो एक टेम्पररी ऑफिस अपना 3 महीने के लिए मैक्सिमम फॉर 3 मंथ्स खोल सकता है इन विंटर सीजन। और वो भी अगर किसी का ऑफिस हिली एरिया पे है तो वो प्लेन्स में अपना टेम्पररी ऑफिस बना सकता है। दूसरा है सेकंड ऑफिस, इफ इट इज सिचुएटेड इन सेम प्रीमिसेस इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड। सेकंड एग्जेम्पशन जो है कि जो भी सी है उसका सेकंड ऑफिस सेम बिल्डिंग में अलग फ्लोर पे है, या मतलब लाइक थोड़ा 1-2 शॉप छोड़ के है। ऐसा हो जाता है कि उसने अपना एक ग्राउंड फ्लोर पे अपना उसने सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस कर रखा है, रिसेप्शन एंड ऑल, एंड बाकी जो उसका मेन ऑफिस है वो किसी और फ्लोर पे है, सेम प्रीमिसेस में, सेम बिल्डिंग में, तो वहां पे उसको सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन द सेम सिटी, अगर सेम सिटी में ऑफिस है तो भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड। तो विद इन 50 किलोमीटर्स म्यूनिसिपल लिमिट्स में अगर उसका ऑफिस है फ्रॉम द मेन सिटी, तब भी उसको सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं सेपरेट इंचार्ज के लिए। तो दिस वाज सेक्शन 27। तो गाइज यही कुछ सेक्शंस हैं, जो ये 4 मेन सेक्शंस है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 27, जिन पे मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं अदर देन द शेड्यूल्स। शेड्यूल्स पे तो बनते ही हैं, शेड्यूल्स पे तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते ही हैं। उसका वीडियो मैं सेपरेटली करूंगी बिकॉज मैं उसको यहाँ मर्ज नहीं करना चाहती थी, वो अलग कंसेप्ट आ जाता है एंड ये थोड़ा डिफरेंट अलग से है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनको डिवाइड कर देती हूँ 2 पार्ट्स में। तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सेकेंड पार्ट जो शेड्यूल्स का है वो भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो ओके, दीज आर द 4-5 सेक्शंस जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसमें भी सिंपल डेटा है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको एफर्ट लगे। बहुत सिंपल है कि ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे कब वो मेंबर बन सकता है, कब वो मेंबर नहीं बन सकता है, सीओपी होना जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन सी एक्ट के फॉलो करना जरूरी है, तो और कोई डेजिग्नेशन वो यूज नहीं कर सकता, और किसी कैपेसिटी में वो काम नहीं कर सकता। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो एज अ सीए उसको फॉलो करने होते हैं, सीए एक्ट में दिया हुआ है, काउंसिल ने डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें से जो ये मेन पॉइंट्स हैं ये आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो जो हमने जैसे सेक्शन 2 में जो हमने पढ़ा था, जो मैनेजरियल कंसल्टेंट सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आया था, वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता ही है। फिर जो ये ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चंस है इस पे आ जाते हैं कि ऑफिस का कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, पे आ जाते हैं। बाकी जो एक इन कैपेसिटी, डिफरेंट कैपेसिटी या कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकता, ये जनरल पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन ऐसा सच नहीं आते। वैसे भी अदर डेजिग्नेशन पे या अदर कैपेसिटी पे हमारे शेड्यूल में भी एक क्लॉजेस दिए हुए हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पे कवर करें या नहीं करें तो इतना फर्क नहीं है। तो 2 मेन पॉइंट्स जो है वो ऑफिस एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। तो या गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको टॉपिक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझ में आ गया हो, आपको हेल्पफुल रहे एग्जाम्स के लिए। दैट इज ऑल व्हाट आई वांट। चलिए, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।